Hello everyone. As we have already completed the lesson, the landscape, the soul, and yesterday I have told you a bit about the lesson and the author of this lesson, the ailing planet, the green movement's role. This is by Nani Palkiwala. So today we are going to read the text and we will try to understand how green movement has started a debate regarding the ill health of our planet, that is the earth. So we are going to read the text today. Okay, so let's start. And before I start explaining the passage, I would just remind you once again that this is basically an article by Nani Palkiwala, and this was first published in the Indian Express on 24th November 1994. Okay, so let's start with this lesson. The first paragraph is: one cannot recall any moment in world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the Green Movement, which started nearly 25 years ago. In 1972, the world's first nationwide Green Party was founded in New Zealand. Since then, the movement has not looked back. Okay, so this very opening paragraph of this lesson uh, tells us about the green movement, how it emerged, and how it was crucial to inaugurate this kind of discussion. Okay, so राइटर इसको कहता है कि जो ग्रीन मूवमेंट स्टार्ट हुआ वो ह्यूमन रेस की हिस्ट्री में एक ऐसा मूवमेंट था जिसने मतलब जिसको हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, लार्ज स्केल पे लोगों का ध्यान आकृष्ट किया, लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया कि लोग इस की ओर ध्यान दें और एक तरीके से इस जो प्लेनेट के हमारे चीज़ें हैं जो हमारे अर्थ को नुकसान पहुंचा रही है, अनहेल्दी बना रही है, उन सब चीज़ों की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। और ये कब स्टार्ट हुआ? ये स्टार्ट हुआ इन 1972 में। 1972 में क्या हुआ था? एक बड़ी घटना हुई थी। क्या? द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वॉज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में एक पॉलिटिकल इशू बना था 1972 में कि हम अपने कंट्री को ग्रीन बनाएंगे, अपनी कंट्री को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर ले जाएंगे। मतलब एक तरीके से पर्यावरण के मुद्दे पर वहाँ चुनाव लड़ा गया था और वहाँ की पार्टी ने सरकार, वो जिस पॉलिटिकल पार्टी ने वहाँ पे इस मुद्दे को रखा था, एनवायरनमेंट के मुद्दे को, उस पार्टी की सरकार बनी थी और वो वर्ल्ड की फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी थी। ओके, सो दिस वाज द रोल ऑफ ग्रीन मूवमेंट एंड इट emerged फ्रॉम न्यूजीलैंड। तो सिंस देन द मूवमेंट हैज़ नॉट लुक बैक, और तब से ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ 1972 में और उसके बाद से कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा इस मूवमेंट ने। ये निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। इस पे बहुत बड़े बड़े नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होते रहे हैं और एक तरीके से लोगों का ध्यान आकृष्ट किया है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पैसेज। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पैसेज। We have shifted, one hopes, irrevocably from the mechanistic view to a holistic and ecological view of the world. It is a shift in human perceptions as revolutionary as that introduced by Copernicus, who taught mankind in the 16th century that the Earth and the other planets revolved around the Sun. For the first time in human history, there is a growing worldwide consciousness that the Earth itself is a living organism, an enormous being of which we are parts.
It has its own metabolic needs and vital processes which need to be respected and preserved. So we are moving to the next one. Okay, so I already read it. So this very passage द राइटर ट्राइज टू से कि हम कैसे मूव कर रहे हैं, कहाँ से मूव कर रहे हैं. वी हैव शिफ्टेड वन होप्स इरिवोकेबली. ये कहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग? फ्रॉम द मैकेनिस्टिक व्यू टू अ होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड. हम एक मैकेनिस्टिक व्यू से, जो हम देखते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को एक अपना, एक तरीके से अपना आधिपत्य समझते हैं, हम उस पर अपना राइट समझते हैं कि हमारी लैंड है, हमारी ये प्रॉपर्टी है, सो हम अपने हिसाब से उसको यूज़ करेंगे. सो ऐसा एक हमारा मैकेनिस्टिक व्यू है, हम चीज़ों को मैकेनिकली देखते हैं. बट क्या है, हमको उस हिसाब से नहीं देखना है. ओके, हमको एक होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू से इस अर्थ को समझना है, इस वर्ल्ड को समझना है. ओके, सो इकोलॉजिकल और होलिस्टिक व्यू क्या है? होलिस्टिक व्यू से यहाँ कंसर्न ये है, ये उसकी मीनिंग है कि हम पूरी प्लैनेट को इस तरीके से देखें कि एक पूरी प्लैनेट का एक सिस्टम है, एक पूरा होल के तौर पे हम देखें कि एक चीज़ यहाँ पे कोई चीज़ हम कर रहे हैं तो उसका नहीं बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा, तो एक छोटा इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा दूसरे पार्ट पे भी. सो यदि हम यहाँ कुछ पॉल्यूशन फैलाते हैं तो उसका हमारे चारों तरफ के एनवायरनमेंट में उसका इफ़ेक्ट पड़ता है. तो एक होलिस्टिक व्यू है. और उसके अलावा इकोलॉजिकल व्यू क्या है कि मतलब हम जो भी चीज़ें करें, चाहे हम डेवलपमेंट की बात करें या तो फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, तो हमारा एक जो होगा हमारा पर्सपेक्टिव ये होना चाहिए कि इकोलॉजिकली वो सस्टेनेबल हो, मतलब पर्यावरण के अनुकूल हो. जो हमारी चीज़ें हों वो एक व्यू हम रखें कि हमको पर्यावरण को ध्यान में रख के जो भी चीज़ें करनी है वो करनी है. ओके, दिस इज़ द इकोलॉजिकल व्यू एंड होलिस्टिक व्यू. ओके, इट इज़ अ शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शन. नाउ द राइटर सेज ये एक तरीके का शिफ्ट है हमारे परसेप्शन में. एज रिवोल्यूशनरी, ये उसी तरीके का रिवोल्यूशनरी है एज दैट इंट्रोड्यूस्ड बाय कोपरनिकस, हु टॉट मैनकाइंड इन द 16th century दैट द अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व्ड अराउंड द सन. ओके, सो यहाँ पे जो बात करें कि ये जो ग्रीन मूवमेंट है, जिसको हम कहेंगे, जो ग्रीन मूवमेंट की बात कर रहे हैं, वो एक तरीके से एक बड़ा रिवोल्यूशनरी है. रिवोल्यूशनरी किस वजह से है? क्योंकि इसने पूरे ह्यूमन परसेप्शन को, ये जो ह्यूमन परसेप्शन को चेंज किया है, वो क्या है? जस्ट अ मिनट. ओके, सो ये रिवोल्यूशनरी किस सेंस में है? जैसे कि एक परसेप्शन था ह्यूमन, जो अर्थ प्लेनेट को लेकर एक परसेप्शन था लोगों में, सोसाइटी में, कि 16th century तक ये परसेप्शन था कि अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन. ये तो कोपरनिकस ने दिया कि अर्थ एंड अदर ये जो अदर प्लैनेट है हमारे प्लेनेटरी सिस्टम की, जैसे कोपरनिकस ने कहा कि जो अर्थ के साथ साथ प्लैनेट है वो सन के चारों ओर रिवॉल्व करती हैं. बट उसके पहले परसेप्शन क्या था कि जो अर्थ, जो सन है, वो चारों ओर चक्कर लगाता है अर्थ के. तो जैसा कि हम देखते भी हैं कि हम लोग अपने घरों पे हैं तो सूर्य पूरब में निकलता है और ये सेट किस में होता है? वेस्ट में. मतलब ये एक तरीके से लगता है कि सन रिवॉल्व कर रहा है. तो 16th century तक, बिफोर कोपरनिकस, लोगों में ये परसेप्शन था कि जो सन है वो अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है, घूमता रहता है. बट इस परसेप्शन को चैलेंज किसने किया? कोपरनिकस ने. तो यहाँ पे ग्रीन मूवमेंट ने भी इसी वे में, रिवोल्यूशनरी वे में
चैलेंज किया कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को, कि जो अर्थ है उसके जो सोर्सेज हैं केवल ह्यूमन बीइंग्स के प्रॉपर्टी की तरह नहीं है, केवल ह्यूमन बीइंग के यूटिलाइजेशन के नहीं है, बल्कि ये जो ह्यूमन बीइंग है उनका जो सर्वाइवल बेस्ड है वो पूरी की पूरी तरीके से पर्यावरण और अर्थ के हेल्दी सिस्टम से है। हेल्दी सिस्टम इन द सेंस कि यदि अर्थ का एनवायरनमेंट सही है तो ही ह्यूमन का सर्वाइवल पॉसिबल है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट दिस पैसेज। तो उस समय कॉपरनिकस ने क्या, फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री देयर इज अ ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शसनेस दैट द अर्थ इटसेल्फ इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो रिवॉल्यूशनरी तरीके से कॉपरनिकस ने चैलेंज किया था कि जो सन है वो नहीं रिवॉल्व करता है, अर्थ रिवॉल्व करती है सन के चारों ओर। तो उसके पहले लोगों का परसेप्शन ये था कि मतलब अर्थ के चारों ओर सन रिवॉल्व करता है। तो रिवॉल्यूशनरी किस सेंस में हुआ था कि मतलब हमारे परसेप्शन को ऑल ऑफ सडन चैलेंज कर दिया गया जो सदियों से चला आ रहा था। और रिवॉल्यूशनरी कोई थिंग तभी होती है जब किसी सदियों से चली आई मान्यता या विश्वास को एकाएक सडनली उसके जस्ट अपोजिट चैलेंज कर दिया जाता है, तो वो एक तरीके से रिवॉल्यूशनरी चीज़ होती है। तो इस मायने में यदि हम इस लेसन की बात करें तो इस मायने में क्या, कौन से तरीके से चैलेंज किया जा रहा है कि अभी तक धरती को ह्यूमन बीइंग के यूटिलाइजेशन के रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन का ह्यूमन बीइंग को फुल राइट था, फुल चीज़ें थी कि हाँ ह्यूमन बीइंग को ही राइट है, वो यूटिलाइज कर सकता है, जो रिसोर्सेज हैं अवेलेबल हैं उनका जितनी मर्जी जैसी मर्जी वैसे यूटिलाइज कर सकता है। बट अब ऐसे परसेप्शन को, ऐसे कॉन्सेप्ट को चैलेंज किया जा रहा है। वो किसके थ्रू चैलेंज किया जा रहा है, जो ग्रीन मूवमेंट चलाया जा रहा है, ग्रीन मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, उसकी उस उसमें यही बेसिक कंसर्न है कि हम इस कॉन्सेप्ट को, इस परसेप्शन को चैलेंज करें। ठीक है, और अर्थ को क्या माना जा रहा है उस ग्रीन मूवमेंट के अंतर्गत, क्या डिबेट की जा रही है, दैट इज द डिबेट ओके, कि देयर इज अ ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शसनेस। अब लोगों के कॉन्शसनेस में, पूरे वर्ल्ड में ये कॉन्शसनेस आ रही है कि अर्थ इटसेल्फ इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो अर्थ, हमारी अर्थ प्लेनेट है, वो एक खुद में ही लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक जीवित प्राणी की तरह है। कैसे, एन इनॉर्मस बीइंग ऑफ विच वी आर पार्ट्स, और एक ऐसी बहुत बड़ी जीवित प्राणी जिसके हम सभी पार्ट हैं। ओके, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, हमारी ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स हैं, वी आर लाइक द पार्ट्स ऑफ एन इनॉर्मस बीइंग दैट इज द अर्थ। ओके, इट हैज़ इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स, और जैसे एक ह्यूमन बॉडी की मेटाबॉलिक नीड्स होती हैं, उसमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, फिर बहुत सारे जो डाइजेशन की प्रोसेस हैं, बहुत सारे रेस्पिरेशन, श्वसन की चीज़ें हैं। ठीक है, सो इसमें एक हमारी बॉडी को सारी चीज़ें एक कहे कि एक प्रॉपर अमाउंट में सारी चीज़ें चाहिए। तो उसी तरह इस इनॉर्मस बीइंग अर्थ की भी कुछ मेटाबॉलिक नीड्स है, कुछ नहीं बहुत सारी नीड्स हैं, और वो नीड्स पूरी होती हैं एक प्रॉपर एनवायरनमेंट के थ्रू। सो इसमें यही कहा जा रहा है कि और जो नीड्स पूरी होंगी, उन नीड्स का ध्यान रखना है, उन नीड्स का हमको रिस्पेक्ट करना है, उनको प्रिजर्व करना है। तो अर्थ को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मान के राइटर इसको डील करता है, इस कंसर्न या एक्सप्रेस कर रहा है कि जो हमारी अर्थ है वो एक ऐसा नहीं कह सकते नॉन लिविंग बीइंग है, एक क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मान के। अब उसके हिसाब से हमारा परसेप्शन रहना चाहिए कि हमारी अर्थ भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और उसकी देखभाल करना, उसकी रिस्पेक्ट करना, उसकी सुरक्षा करना, ये ह्यूमन बीइंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पैसेज, the Earth's vital signs reveal a patient in declining health. We have begun
to realize our ethical obligations to be good stewards of the planet and responsible trustees of the legacy to future generation. So what I already told you that अर्थ के जो ज़्यादातर जो साइंस अभी हमको दिखाई दे रहे हैं कि मतलब जो पूरा वर्ल्ड वाइड हो रहा है प्लेनेट पे, हमारी प्लेनेट पे, उसको देख के ये लगता है हमको, वो चीज़ें रिवील हो रही हैं, हमारे सामने आ रही हैं कि ये जो अर्थ हमारी अब बन गई एक पेशेंट की तरह, और उसकी जो हेल्थ है वो डिक्लाइन कर रही है, दिन ब दिन बदतर होते जा रही है, ख़राब होते जा रही है. सो वी हैव बिगन टू रियलाइज़ और एथिकल ऑब्लिगेशन, और एक तरीके के इस ग्रीन मूवमेंट की वजह से हम लोगों ने रियलाइज़ करना शुरू कर दिया है कि ये हमारी एथिकल ऑब्लिगेशन, एक हमारी तरह से नैतिक जिम्मेदारी बन गई है कि हम अपनी अर्थ प्लेनेट के एक अच्छे स्टेवर्ड्स बने और रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज़ बने कि हम जो हमारे अर्थ की लेगेसी है, जो हमारे जो रिसोर्सेज अर्थ पे अवेलेबल हैं, जिनका यूज़ करके हम एक अपना सर्वाइवल को इंश्योर करते हैं, उन सारी चीज़ों को एक ट्रस्टी की तरह, एक केयर टेकर की तरह हम इन चीज़ों को प्रिजर्व रखें और अपनी फ्यूचर जनरेशन तक ये सारी चीज़ें ले जा सकें. ओके. Now I move to the next passage, and first I will read this passage. Okay. The concept of sustainable development was popularized in 1987 by the World Commission on Environment and Development. In its report, it defined the idea as quote, development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their needs, without stripping the natural world of resources future generation would need. Okay, so here comes the concept of sustainable development, and sustainable development was first popularized by the World Commission on Environment and Development report. Okay, so 1987 में एक वर्ल्ड कमीशन ऑर्गेनाइज हुआ वो इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट को लेके, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट जो एमर्ज हुआ वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट एमर्ज हुआ, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन करते हुए इस रिपोर्ट में कहा गया कि क्या है ये, डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स. जो कहने का तात्पर्य क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट है जो प्रेजेंट सोसाइटी की, प्रेजेंट वर्ल्ड की नीड्स को तो ध्यान में रखता है, लेकिन बिना कंप्रोमाइज़ किए कि फ्यूचर जनरेशन को भी उनकी नीड पूरी होने के लिए रखा जाए. मतलब ये ना कि अपनी ज़रूरत आज की हम पूरी कर लें और फ्यूचर जनरेशन्स जो हैं वो इन सारी रिसोर्सेज से महरूम हो जाए, इन सारी जो रिसोर्सेज हैं वो उनके लिए बचे ही ना. तो एक तरीके से प्रेजेंट फ्यूचर जनरेशन की नीड्स भी पूरी हो जाए और हमको उन फ्यूचर जनरेशन्स जो आएंगी उनके लिए भी नेचुरल रिसोर्सेज को हम बचा के रख पाएँ. सो लेटर ऑन इसको एक्सप्लेन भी करते हैं, क्या बोलता है राइटर, विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन वुड नीड. कहने का मतलब हमको कंप्रोमाइज़ ना करना पड़े कि हम सारे नेचुरल रिसोर्सेज और अपने प्लेनेट को इस तरीके से यूटिलाइज़ कर लें कि हमारा आज की तो ज़रूरत पूरी हो जाए, बट जो हमारी फ्यूचर जनरेशन आए उनको वो नेचुरल रिसोर्सेज, वो क्वालिटी की एयर, वो क्वालिटी के जो इकोसिस्टम है वो ना मिल पाए, तो इससे हमको कंप्रोमाइज़ ना करना पड़े, इस तरीके का डेवलपमेंट हमको करना है. और इस पे एक कॉन्फ्रेंस जो कहें एक रिपोर्ट तैयार हुई थी वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट को लेके, तो उस रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को
पॉपुलराइज किया गया था 1987 में. सो दिस इज अबाउट the this passage, and I think we should stop here. We will start again. We will discuss it again in the next video. Okay, thank you so much.